हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पौष्टिक और आहार के 30 क्वेश्चन करेंगे और इस 30 क्वेश्चन में सारे PYQ रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है यह विटामिन डी को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी यह विटामिन के को बढ़ाता है, और ऑप्शन नंबर सी है कि क्या यह विटामिन सी को बढ़ाता है, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई है लास्ट उपर्युक्त में से कोई नहीं। और देखिए ये बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप चलिए इसका फटाफट आंसर जानते हैं, बताइए। तो फ्रेंड, दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विटामिन सी को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, यह विटामिन सी को बढ़ाता है। तो फ्रेंड दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो इसलिए यह विटामिन सी को बढ़ाता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है जीरोथैलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है कि विटामिन बी की कमी से होता है, ऑप्शन बी है कि विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन सी है हमारा विटामिन सी की कमी से होता है, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी पीजीटी परीक्षा में 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप आंसर करेंगे जीरोथैलेमिया, जो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो डियर स्टूडेंट, जानेंगे जीरोथैलेमिया विटामिन ए की कमी से होता है। इस रोग के कारण आँख के आंसू सूख जाते हैं, आँखों में सफ़ेद धब्बे दिखने लगते हैं और कार्निया में अल्सर बढ़ने लगता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी है 18%, ऑप्शन सी है 12%, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है आपका 16%। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रोटीन में अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखलाएं होती है जो पॉलीपेप्टाइड द्वारा एक साथ बंधी रहती है या फिर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। ये अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है थाइमस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मधुमेह ग्रंथि किससे संबंधित होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अग्नाशय से संबंधित होती है। तो डियर स्टूडेंट, अग्नाशय ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है क्योंकि अग्नाशय में लैंगर हैंग्स की जो द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो ग्लूकोगान, इंसुलिन तथा सोमैटोस्टेटिस हार्मोन का श्रवण करती है। और इंसुलिन हार्मोन शरीर में मधुमेह को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। तो इसलिए हमारा आंसर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आरडीए का विस्तारित रूप क्या होता है। ऑप्शन ए है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ऑप्शन बी है रिकमेंडेड डाइटरी एडिक्वासी, और ऑप्शन सी है रीजनल डाइटरी अलाउंस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आरडीए का विस्तारित रूप होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, इसको याद रखिएगा। आरडीए का विस्तारित नाम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है। आरडीए का उपयोग खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य की तुलना करने और आहार संबंधी दिशा निर्देश तैयार करने के लिए किया जाता है। ये उचित नीति नियोजन और कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य आधारित रणनीति है। ऑप्शन ए है विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस, ऑप्शन बी है टीकाकरण, ऑप्शन सी है खाद्य सुदृढ़ीकरण यानी फोर्टिफिकेशन,
ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य आधारित रणनीति है? तो इसके लिए ऑप्शन सी होगा, खाद्य सुदृढ़ीकरण, फोर्टिफिकेशन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए खाद्य सुदृढ़ीकरण यानी फोर्टिफिकेशन किया जाता है, जिसमें अलग से मिलाया जाता है। खाद्य आधारित रणनीति है। खाद्य सुदृढ़ीकरण एक साक्ष्य सूचित हस्तक्षेप है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम और नियंत्रण में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाली किस बीमारी में बच्चे एक या अधिक नैदानिक स्थितियों जैसे मरासमस, कम वजन, बौनापन, दुबलापन या क्वाशियोरकर से पीड़ित होते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ऑप्शन बी है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग और ऑप्शन सी है एनीमिया और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब किसी बच्चे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसमें मैरास्मस, उसका वजन कम हो जाना, ठिंगनापन या बौनापन जिसे बोला जाता है और दुबलापन और क्वाशियोरकर से पीड़ित हो जाता है, तो इसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है? ऑप्शन ए है वजन कम होना, पतलापन, बी सी है गलगंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो गलगंड रोग होता है, जिसे घेंघा भी कहा जाता है, ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जबकि प्रोटीन की कमी से कुपोषण और मैरास्मस, वजन कम होना, पतलापन और क्वाशियोरकर जैसे रोग होते हैं। तो वजन कम होना ये भी प्रोटीन कुपोषण का संकेत है, पतलापन ये भी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत है और जो गलगंड है ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि खाद्य संक्रमण का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है शरीर में जीवित रोगजनक जीवों का अंतर्ग्रहण, ये जीव संख्या में बढ़ जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है ऐसे भोजन का सेवन करना जिसमें भोजन में मौजूद रोगजनकों द्वारा छोड़े गए विषाक्त पदार्थ हों जहां रोगजनक स्वयं बीमारी का कारण नहीं बनते हैं। ऑप्शन सी है एक दिन पहले बना हुआ भोजन खाना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाद्य संक्रमण का अर्थ है, यानी खाद्य संक्रमण का अर्थ है कि शरीर में जीवित रोगजनकों जीवों का अंतर्ग्रहण, ये जीव संख्या में बढ़ जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। ऑप्शन ए भी होगा ऐसे भोजन का सेवन करना जिसमें भोजन में मौजूद रोगजनकों द्वारा छोड़े गए विषाक्त पदार्थ हों जहां रोगजनक स्वयं बीमारी का कारण नहीं बनते हैं। एक दिन पहले बना हुआ भोजन खाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया और 2006 में एक नया कानून, यानी वो कौन सा कानून है जिसे बनाया गया? पहला है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, बी है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, सी है फल एवं सब्जी उत्पाद अधिनियम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया और ये 2006 में एक नया कानून बना, यानी कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार चिकित्सा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है पोषण संबंधित कमियों का सुधार, ऑप्शन बी है रोगियों के भोजन की आदतों को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आहार का निर्माण, और ऑप्शन सी है कि रोग की स्थिति को सुधारने और इसे नियंत्रण में रखने के लिए मौजूदा आहार में संशोधन करना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पोषण संबंधी कमियों को सुधारना, रोगियों के भोजन की आदतों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आहार का निर्माण करना और रोगों की स्थिति को सुधारने और इसे नियंत्रण में रखने के लिए मौजूदा आहार में संशोधन करना, ये सारे क्या है आहार चिकित्सा के उद्देश्य हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि उषा 13 साल की है और उसका हीमोग्लोबिन स्तर 8 ग्राम
है वह हमेशा थकान और सुस्ती की शिकायत करती है। वह किस पोषण संबंधी समस्या से पीड़ित है? पहला है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, दूसरा है विटामिन ए की कमी, सी है आयोडीन की कमी से होने वाले कुप्रभाव, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उषा 13 साल की है और उसका हीमोग्लोबिन स्तर 8 ग्राम है, तो वह हमेशा थकान और सुस्ती की शिकायत करती है, तो ये आयरन की कमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ब्लैंक्स भोजन पोषक तत्वों एवं अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। इस खाली स्थान में क्या आएगा? तो पहला ऑप्शन है आहार विज्ञान, और दूसरा ऑप्शन है पोषण, और सी है नैदानिक पोषण, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पोषण भोजन पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, खाली स्थान यहाँ भरना है। हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, और ऑप्शन सी है एड्रेनालाइन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे रहेगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन रहेगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसलिए हमारा थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ICMR की 5 आधारभूत भोज्य समूहों के प्रयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है हर आहार में प्रत्येक भोज्य समूह से कम एक या कम संख्या में सर्विंग यानी भोजन परोसने को समाहित करें। ऑप्शन बी है अनाज से कुल ऊर्जा का 40% भाग से ज्यादा आपूर्ति नहीं हो। ऑप्शन सी है आहार में कच्चे सब्जियों एवं फलों का समावेश न हो, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड ICMR की 5 आधारभूत भोज्य समूहों के प्रयोग के जो दिशा निर्देशों के अनुसार हर आहार में, ऑप्शन ए हो जाएगा, हर आहार में प्रत्येक भोज्य समूह से कम एक या कम संख्या में भोजन परोसने को समाहित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलित आहार के लिए सही है, यानी कौन सा कथन संतुलित आहार के लिए सही है? ऑप्शन ए है इसमें भोज्य पदार्थों का समावेश हो, ऑप्शन बी है सही मात्रा में पोषक तत्वों का समावेश हो, ऑप्शन सी है यह आकर्षण में महंगी होनी चाहिए, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड संतुलित आहार इनमें से भोज्य पदार्थों का समावेश हो, ये भी गलत है। सही मात्रा में पोषक तत्वों का समावेश हो, ये भी आपका गलत है। और यह आकर्षण में महंगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों गलत है, तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि संतुलित आहार का तात्पर्य ऐसे आहार से होता है बच्चों जिसमें निश्चित मात्रा और अनुपात में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल, ये सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं, उसे हम संतुलित आहार की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण में करियर निम्नलिखित विशेषज्ञता से संबंध है। करियर को बताना है। तो ऑप्शन ए है मानव विज्ञान से है, ऑप्शन बी है संसाधन प्रबंधन से है, और सी है वस्त्र विज्ञान से, और डी है खाद्य एवं पोषण से। तो करियर उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण में करियर जो है खाद्य एवं पोषण की विशेषज्ञता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लैक्टोज में निम्नलिखित शामिल होते हैं। केवल गैलेक्टोज का एक अणु, ऑप्शन नंबर ए है, बी है गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक एक अणु, और ऑप्शन सी है गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का एक एक अणु, और डी है ग्लूकोज के 2 अणु। देखिए ये RPSC स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2022 का पूछा हुआ PYQ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक एक अणु। लैक्टोज में शामिल होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक एक अणु सम्मिलित होता है। लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक एक अणु शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ICMR NIN 2020 के अनुसार एक स्वस्थ भारतीय युवा के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित आहारी मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 1.00 ग्राम किलोग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी है 1.03 ग्राम किलोग्राम
प्रतिदिन। ऑप्शन सी है 0.83 ग्राम किलोग्राम दिन, और ऑप्शन डी है 0.78 ग्राम किलोग्राम पर डे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ICMR NIN 2020 के अकॉर्डिंग स्वस्थ भारतीय युवा के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित आहारी मात्रा 0.83 ग्राम होना चाहिए। थोड़ी इसकी व्याख्या के बारे में जानेंगे। इंडियन ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन NIN का फुल फॉर्म होता है। 2020 के अनुसार एक स्वस्थ भारतीय युवा जिसका भार 65 किलोग्राम है तो उसे 54.0 ग्राम पर डे प्रोटीन मिलनी चाहिए। इसके हिसाब से एक स्वस्थ भारतीय युवा के लिए 0.83 ग्राम किलोग्राम दिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि पूर्व विद्यालयी बालकों में बीटरूट स्पार्ट का कितना प्रतिशत प्रसार WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य के महत्व का संकेत देता है। ए है 0.5% और बी है 0.05% और ऑप्शन सी है 1.05% और ऑप्शन डी है 1.5%। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 0.5%। थोड़ा इसकी व्याख्या है कि बीटरूट स्पार्ट का पहली बार वर्णन फ्रांसीसी चिकित्सक पियरे बीटरूट ने दुर्बल बच्चों में किया था। बीटरूट स्पार्ट आँख की सतह पर कंजक्टिवल घाव, कार्निया के लिए अस्थायी विशिष्ट सूखा झागदार रूप दिखाता है। पूर्व विद्यालयी बालकों में बीटरूट स्पार्ट का 0.5% से अधिक प्रतिशत का प्रसार WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य के महत्व को बताता है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है अलसी के बीज और ऑप्शन सी है सेब और ऑप्शन डी है टमाटर। तो ओमेगा 3 का काफ़ी अच्छा स्रोत होता है अलसी के बीज में, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भोजन का महत्वपूर्ण कार्य जिसमें नए ऊतक का निर्माण और मरम्मत शामिल होता है, शरीर सौष्ठव कहलाता है, रक्षात्मक कहलाता है, नियामक कहलाता है या मनोवैज्ञानिक कहलाता है। तो ये शरीर सौष्ठव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन से प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ होता है। ऑप्शन ए है साधारण प्रोटीन, सरल प्रोटीन भी जिसे कहते हैं, और ऑप्शन बी है संयुग्मित प्रोटीन और ऑप्शन सी है पूर्ण प्रोटीन और ऑप्शन डी है अपूर्ण प्रोटीन। तो प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ होता है जिसे हम संयुग्मित प्रोटीन के नाम से जानते हैं, जिसे संयुग्मित प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि नमक में मिलाए गए आयोडीन का स्तर खाली स्थान तक होता है। ऑप्शन ए है 20 ppm से 50 ppm, ऑप्शन बी है 15 ppm से 40 ppm, ऑप्शन सी है 25 ppm से 65 ppm और ऑप्शन डी है 20 ppm से 80 ppm। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, 15 ppm से 40 ppm नमक में मिलाए गए आयोडीन का स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कैसिया छाल का उपयोग निम्नलिखित के मिलावट के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है कॉफ़ी, बी ऑप्शन है चाय और सी ऑप्शन है तेजपत्ता और डी ऑप्शन है दालचीनी। तो कैसिया छाल दालचीनी के समान होता है, तो इसलिए ये दालचीनी में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि संतुलित आहार की विशेषताएं हैं। इनमें से ऑप्शन ए है, कह रहा है कि इनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ऑप्शन बी है यह एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित है। ऑप्शन सी है यह RDA पर आधारित है जो ICMR द्वारा दिया गया है और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। तो संतुलित आहार की जो विशेषता है वो हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, क्योंकि संतुलित आहार ये भी विशेषता बताता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं और ये भी है कि यह व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित है और यह RDA पर आधारित है जो ICMR द्वारा दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन डी
हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 कि जब किसी उत्पाद या पदार्थ को 2 से 3 मिनट तक उबलते पानी में डुबोया जाता है और फिर ठंडे पानी में डुबोया जाता है तो इस विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फ्रीजिंग कहा जाता है, ऑप्शन बी है उबालना कहा जाता है, ऑप्शन सी है पाश्चुरीकरण कहा जाता है और ऑप्शन डी है ब्लांचिंग कहा जाता है। तो जब किसी पदार्थ को, वस्तु को 3 मिनट तक उबालते हैं पानी में डुबोकर और फिर ठंडा होने में डुबोया जाता है तो इस विधि को हम ब्लांचिंग विधि कहते हैं। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, कह रहा है कि ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए ऑटोक्लेविंग करनी चाहिए। ऑप्शन ए है 120 सेल्सियस पर 60 मिनट तक, ऑप्शन बी है 150 सेल्सियस पर 30 मिनट तक, ऑप्शन सी है 120 सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक और ऑप्शन डी है 120 सेल्सियस पर 40 मिनट तक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए ऑटोक्लेविंग करनी चाहिए, 120 सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक करना चाहिए। ये हमारा करेक्ट आंसर होगी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन ए है भोजन को साफ करना है, ऑप्शन बी है भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय करना है और ऑप्शन सी है भोजन को पूर्णतया पकाना है और ऑप्शन डी है भोजन में उपयुक्त सूक्ष्मजीवों को मारना है। तो फ्रेंड, भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक कारण होता है भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय करना होता है। ये था आज के 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।